कानून तो बनते हैं, हर जगह बनते रहते हैं, शाश्वत हैं, बनते रहेंगे, लेकिन पालन करना जो एक अनिवार्यता है कानूनी दृष्टिकोण से, लेकिन अनिवार्यता है व्यक्तिगत दृष्टिकोण से। और मेरा यह मानना है कि ये जो कक्ष है जिसकी बात चल रही है, जिसमें हम लोग जबरदस्ती बैठा के आपको वीडियो दिखाते हैं कि भाई आप वीडियो देखिए, वीडियो से समझिए, थोड़ा सा सुधरिए और उसके बाद में पे निकलिए, उसकी आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मैं सेल्फ डिसिप्लिन रहूं कि मैं जब निकलूं घर से बाहर तो अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी मुझे स्वयं लेनी होगी। मतलब एक छोटे से प्रश्न पे थोड़ा सा दायरा इसको बड़ा करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रादर आप अपने माध्यम से राष्ट्र निर्माण कैसे करते हैं, ये हमेशा अगर आपकी प्राथमिकता में होगी तो राष्ट्र निर्माण होगा कैसे? स्वयं का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, मन का निर्माण, और उस कक्ष में सुंदर, जैसे ये कमरा है, अब यही कमरा है, मेफेयर का कमरा है, सुंदर लाइटिंग है यहाँ पे, अच्छे से बैकड्रॉप सजा हुआ है, और साधना चैनल ने भी बहुत सुंदर सा स्टेज सजाया है। जीवन सुंदर से कैसे सजाओ, मैं इसको कैसे सुंदर बनाऊं, कैसे सुरक्षित बनाऊं, वो एक माइंडसेट है और इस माइंडसेट पे काम किया जा सकता है। कवर्धा में जैसा प्रश्न पूछा गया है, कवर्धा में अगर आप वायलेट करते हो, किसी नियम को तोड़ते हो, तो सजा के तौर पर आपको उस कक्ष में बैठाया, सुरक्षा के वीडियो दिखाए जाते हैं, सड़क सुरक्षा की वीडियो दिखाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि आपको सड़क पे कैसे चलना है, क्योंकि आपने नियम। और जैसा भी सेक्रेटरी सर कह रहे थे कि लाइसेंस देने के पहले भी अब नियम इतने सख्त कर दे रहे हैं कि जब तक आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी चीजों की जानकारी ना हो तो आपको सड़क पे जाने दिया ही नहीं जाएगा। हम आपको ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दे सकते जिसको हम कहें कि लाइसेंस टू किल, कि भाई हम आपको ऐसा लाइसेंस दे रहे हैं कि भाई आप सड़क पे चलिए, अव्यवस्थित तौर पे चलिए और स्वयं और दूसरों को नुकसान पहुंचाइए। ये एरर की संभावना ही नहीं है। इस कारण जिस कक्ष का निर्माण किया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने अंदर के कक्ष को इतनी व्यवस्थित कर लूं कि मुझे उस बाहरी कक्ष की आवश्यकता ना पड़े। चलिए, संजय शर्मा जी, जब इस प्रोग्राम को लेकर चर्चा चल रही थी तो कुछ डेटा को लेकर भी चर्चा चली और आपने कहा कि 1,72,000 के आसपास, वो आंकड़े बढ़कर 1,80,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। ये जो आंकड़े हैं जिस पर हर साल हम चर्चा करते हैं, और अभी नितिन गडकरी जी ने पिछले साल तमाम जो पहल किए गए और जिस तरह से किस तरह से इस आंकड़ों को कम किया जाए उस पर प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि आप लगातार नोडल एजेंसी के अध्यक्ष भी हैं जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है, किस तरह से आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले आप सबका अभिनंदन है और विशेषकर साधारण न्यूज को साधुवाद की एक गंभीर विषय पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। आपने आंकड़ों की बात की, प्रत्येक घंटे में पूरे देश में लगभग 20 लोग की मृत्यु हो जाती है। यह कॉन्क्लेव 3 घंटे का बताया तो लगभग 60 लोग को हम खो देंगे, और ऑन एन एवरेज 470 to 480 के आसपास पर डे ये डेथ है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, आंकड़ों का ही आपने बात की, उसमें 6,700 से अधिक, 750 से अधिक हो गए, फाइनल फिगर्स अभी आने हैं। ये डेथ हो चुकी है और ये महज आंकड़े नहीं हैं। इनमें से बहुत से लोग 18 से 35 साल उम्र के लोग हैं और इनमें अधिकांश लोगों के पास दोहरी जिम्मेदारी भी है। इन आंकड़ों को कम करने की बात जहां तक है, उसके लिए 4 पिलर्स जो हैं रोड सेफ्टी के, उन चारों पिलर्स पे ही काम किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। 4 E's को जिसको कह सकते हैं, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी केयर। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने भी पहले बताया आपको कि इन आंकड़ों को कम करने के लिए बेसिक जो बच्चे हैं वहां से ही जानकारी उनको दी जा रही है, कैरिकुलम में शामिल कर लिया गया 1ली से 10वीं तक के,
और लगभग 2 लाख टीचर्स को यातायात की शिक्षा के लिए ट्रेन किया जा चुका है। यूनिसेफ के सहयोग से एक सड़क साला सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। सैटरडे को बैगलेस डे होता है और इसको एक्सपैंड भी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग का जहां तक पार्ट है तो ब्लैक स्पॉट का रेक्टिफिकेशन का आइडेंटिफिकेशन होता है हर साल और लास्ट ईयर तक जितने ब्लैक स्पॉट का आइडेंटिफिकेशन हुआ था उसमें से मैक्सिमम का हो चुका है और नए अभी चिन्हांकन जो नए वर्ष के हैं ब्लैक स्पॉट का चिन्हांकन के लिए जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की उसमें यह है कि पिछले 3 साल में कैलेंडर ईयर में आधे किलोमीटर का एक क्षेत्र जिसमें 5 से अधिक फैटल एक्सीडेंट हुए या 10 से अधिक मृत्यु हुई उसको ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किया है और बाकी जो सामान्य दुर्घटनाएं होती रहती हैं उसको ग्रे स्पॉट आइडेंटिफाई किया है। तो इसके रेक्टिफिकेशन से भी इन आंकड़ों को कम किया जाने की कोशिश हो रही है। इन्फोर्समेंट में भी ट्रैफिक पुलिस ने ही लगभग 6.5 लाख से अधिक चालान पिछले बार किए हैं जो बिफोर लास्ट ईयर से परसेंटेज वाइज भी 10% अधिक थे और इस साल भी लक्ष्य रखा गया है कि हम प्रवर्तन की कार्रवाई को बढ़ाकर इसको और अंजाम दें। और जहां तक राशि की बात करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ही करीबन 150 करोड़ से अधिक राशि का फाइन किया गया है जो वायलेशन लोग करते हैं और ये भी प्रवर्तन बढ़ाकर भी लोगों को सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करके सड़क दुर्घटनाओं को और उन आंकड़ों को कम करने की कोशिश की जा रही है। 4th ई में जो इमरजेंसी केयर है इसमें जो ट्रॉमा सेंटर्स हमारे साथ सरकारी हैं इसके अलावा प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर्स भी हैं के अलावा इंटर डिपार्टमेंटल लीड एजेंसी के विशेष पहल पर नेशनल हेल्थ मिशन ने 8 ट्रॉमा स्टेबलाइजेशन सेंटर खोले हैं और उसके पीछे मंशा यह है कि यदि तत्काल इलाज 1 घंटे के भीतर में किसी घायल व्यक्ति को इलाज मिल जाए तो उसके जीवित रहने की संभावना काफी प्रबल होती है। तो हम इन सब प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये माना जाता है कि ज्यादातर जो दुर्घटनाएं हैं वो नेशनल हाईवे पे या जो बाहर के है सड़क उसमें ज्यादा होता है, परंतु हम देखते हैं पुलिस वाले शहर में ज्यादा घूमते हैं, ये शिकायत रहती है। तो ये क्योंकि शहर में तो 10, 12, 20, 25 की स्पीड में चलते हैं, ज्यादातर घटनाएं नहीं होती, चेक ज्यादा होते हैं और हेलमेट लगाओ ये तो ठीक है और जांच करो। और आप जैसे बताए कि उपलब्धि है कि टैक्स बहुत ज्यादा आया भी उसी के कारण है। तो ज्यादातर जो दुर्घटनाएं हैं वो नेशनल हाईवे में होता है। उस ओर के लिए कोई नीति या उस ओर हम कई किलोमीटर चल देते हैं, एक पुलिस वाला नहीं दिखेगा। तो इसके लिए तो बेसिक परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा सुझाव ज्यादातर लोगों से बातचीत करने पर रहता है। ये आपका क्या मत? आपने 2 चीज कही, एक कहा कि टैक्स बढ़ाए, जो प्रवर्तन की कार्रवाई है उसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, मैं इसको क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूं। उसका एक लौता मकसद है कि लोग कानून के अनुपालन के लिए प्रवृत्त हों। दूसरी बात कही आपने कि शहर में ही ट्रैफिक पुलिस से यदि आस है तो आपकी सामान्य जानकारी के लिए पूरे प्रदेश में जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मापदंड है उसके मुताबिक 6000 प्लस में ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए और वर्तमान में लगभग 1400 लोग हैं। और बेसिकली ये जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी कि बड़े शहरों में जहां पे कंजेशन ज्यादा है वहां पे लोग सुगमता से आना जाना कर सके, मतलब ट्रैफिक हो सुगम हो। तो बेसिकली इस पर्पस के लिए की गई। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि हाईवेज वगैरह के लिए क्या तैयारियां हैं, तो जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की पहल हो रही है। इसमें जो 4 बड़े शहर हैं लाइक रायपुर ITMS हो ही गया है, इसके अलावा बिलासपुर में भी ITMS से खुल गया है, साथ ही साथ में नया रायपुर अटल नगर का एक सेपरेट हो गया है। कोरबा के लिए प्रक्रियाधीन है। दुर्ग में भी उनको अभी एडिशनल अलॉटमेंट दिए गए हैं। नेशनल हाईवेज में जो ओवर स्पीडिंग के कारण एक्सीडेंट्स और दूसरे कारणों से हो रही है, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के अंतर्गत में एक निश्चित जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं वहां पे कैमरेज वगैरह लगाए जा रहे हैं और उसमें जो वायलेटर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करके उनका चालान जनरेट किया जाएगा। और इन सब तरीकों से इन चालान को कम करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस से कहां जहां तक सवाल है, उसके लिए शहर के बाहर काम करने के लिए जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में है
आपको स्मरण होगा कि पिछली जुलाई को ही 15 इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं पूरे 15 जिलों को, और इनके माध्यम से उसमें बहुआयामी सुविधाएं हैं। लाइक उसमें ओवर स्पीडिंग को भी चेक किया जा सकता है, उसमें चकाचौंध वाली लाइट यदि हो रही है, किसी का आवाज यदि ज्यादा आ रहा है, और उसमें 360 डिग्री कैमरा भी लगे हुए हैं। तो डिफरेंट जो अलग अलग प्रकार के वायलेशंस होते हैं, इसको भी उनके माध्यमों से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है जो शहर के बाहर में। थैंक यू। ये ज्यादातर जगह तो देखेंगे सर, तो गाड़ियां जो है, गाड़ियों को लेकर जो सुरक्षा अभियान है वो उस तरह, जैसा अभी सप्ताह मना रहे हैं, अच्छी बात, इसको और सामाजिक संगठनों को जोड़कर, जैसा मीडिया ने आज किया, इस तरह के एक जागरूकता का अभियान जो है बहुत दूसरे और सभी विभागों को मिलकर, जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी बताया, उस तरह अगर व्यापक तौर पर जो नए लड़के हैं, ज्यादातर जैसा हम जहां राजधानी में बैठे हैं, आए दिन यहाँ जो लड़के स्टंट करते रहते हैं, ये खबरें आती है, और इस तरह के जो लोग हैं उसके प्रभावी तरीके से अभियान चलाने की कोशिश व्यापक तौर पर होनी चाहिए। ऐसी जागरूकता, तो जो स्वाभाविक मौत से ज्यादा मौत दुर्घटनाओं से हो रही, ये चिंताजनक जो उभर कर पूरे देश भर में आ रहा है। और अभी साइकिल का चिन्ह देते समय हम लोग साहब ने कहा कि साइकिल का युग विदेशों में, इससे बच के ट्रांसपोर्टिंग का जो सिस्टम लाया जाए। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, पूरी दुनिया साइकिल पे आ रही है, लेकिन डी रविशंकर साहब मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले ही साइकिल पे आ गए थे। मॉर्निंग में काफी साइकिलिंग करते हैं। मुझे लगता है कि ये भी हाँ, दोनों अफसर जो हैं वो बेहद जागरूक, और परिवहन विभाग को पिछले 5, 7, 10 साल से देख रहे हैं और दिनों दिन बढ़ा रहे हैं आगे। वो खुद साइकिल चलाते हैं, स्वास्थ्य में दोनों बहुत जागरूक हैं। तो ऐसी ही जागरूक थोड़ा परिवहन विभाग को करके लोगों का जान बचाएं। ज्यादा दायित्व तो आप दोनों का और ज्यादा है, ऐसा मेरा, क्योंकि मैं आप दोनों को बहुत वर्षों से जानता हूं और काम को भी जानता हूं। इसके लिए नीति व्यापक तौर पर सरकार से बनवाने की पहल करना चाहिए। जैसे नितिन गडकरी जी आज मेरे पूरा मंत्रिमंडल में जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं परिवहन पे, पूरे ऑटोमोबाइल पर, परिवहन पर, सड़कों पर एक व्यापक दृष्टिकोण लेके, वो नीति के अलावा छत्तीसगढ़ में एक बेहतर नीति, क्योंकि आप लोग की समझ इतने सालों में छत्तीसगढ़ के हर कोने पे आ गई है, तो इसकी पहल होनी चाहिए, तो हम उसमें बेहतर दिखें, ये मेरा ऐसा मानना है। इसमें मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि जो जन जागरूकता की बात की और लोगों को जोड़कर, सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर जागरूकता के अभियान की बात तक करें, तो लास्ट ईयर 15,500 ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए, और उसमें सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ में ट्रैफिक पुलिस भी अलग अलग स्कूल्स में और संस्थाओं में जाके प्रयास करते रही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले लांस नायक मिश्रा को जो कोरिया से किया है, मैं उनका बैकग्राउंड जानता हूं कि अनेक स्कूलों में और अनेक संस्थाओं में वो व्यक्तिगत रूप से जाकर जागरूकता के अभियान चला रहे हैं, और उन्होंने एक रिसर्च भी किया है, पीएचडी भी की है, और उसके लिए डॉक्टरेट भी मिला। तो मैं तो उनका ये मंच ऐसे व्यक्ति को सामने लाने का है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में बता पाए कि ट्रैफिक पर किस तरह से बड़े स्तर पे वो काम कर रहे हैं। 42 लाख लोगों के तक पहुंचा गया है लास्ट ईयर। पूरे 33 जिलों में जो अभियान चलाए गए थे, वो 42 लाख से अधिक बच्चों, सामाजिक संस्थाओं, बाजार में और दूसरे स्थानों पर भी हेलमेट रैली, साइकिल रैली वगैरह से किए गए हैं। तो हमारा क्रम लगातार जारी है। जैसा कि आपने शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा की कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और ये पूरे साल भर चलने वाला क्रम है। तो जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। डी रविशंकर साहब, मैं तो अक्सर देखता हूं कि अगर किसी भी मसले पर सोशल अवेयरनेस की बात हो, उसमें आप काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप साइकिल भी चलाते हो तो हेलमेट पहन के चलाते हैं। इस तरह का अवेयरनेस आप कार चलाते से भी नहीं पहनता हूं। कार चलाते तो मैंने आपको नहीं देखा है, मेरे जहन में भी नहीं है कभी कि आपको मैंने कार चलाते देखा, और साइकिल चलाते आपको देखा है बाकायदा रायपुर की सड़कों पे, वो भी बाकायदा हेलमेट लगाते हुए और लोगों को अवेयर करते हुए। मूल क्वेश्चन है अवेयरनेस का, और रामावतार भैया और राजीव दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि एक ही बात पूछ रहे हैं कि कैसे जो है वो प्रचार हर किसी तक पहुंचे और
लोग सुरक्षित ट्रैवल करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि यहां पे जगाने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जागने वाला। जागने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक कहते हैं ना, कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, तो उसको जगाने के लिए, जैसे अपन लोग अगर सीरियल देखे थे रामानंद सागर वाला, तो शंख भी बज रहा है, वो बड़े बड़े मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, तब जाके लोग जागते हैं। सवाल ये है कि आप कितने जागरूक हैं। और भारत जिस समय आजाद हुआ, उसी समय बहुत से और भी राष्ट्र, उन लोगों ने अपनी यात्रा लगभग उसी समय चालू की। जापान, जर्मनी, सिंगापुर, ये एक ऐसे उदाहरण है जो अपने ही समय उन्होंने भी यात्रा शुरू की। और केवल एक शब्द है जिसको कहते हैं डिसिप्लिन। हिंदी में शब्द ज्यादा अच्छा है, अनुशासन। अनुशासन, आत्मानुशासन या अनुशासन। स्वयं पे, अनु मतलब होता है स्वयं। तो जिस व्यक्ति का अपने पे नियंत्रण है, वही व्यक्ति समाज का भी नियंत्रित कर सकता है, देश को भी नियंत्रित कर सकता है। तो पहली रिक्वायरमेंट है खुद जगे होना। जो व्यक्ति खुद जगा है, वो दूसरों को भी जगा सकता है। और पूरी प्रक्रिया केवल जगाने की है, रामावतार भैया, केवल जगाने की। आप कितने अवेयर हैं? आप कितने अवेयर हैं? लोग आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं ध्यान करने के लिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई है, ध्यान की प्रक्रिया सिखाती। क्या सिखाते हैं वो सिखाते हैं आप अपने सांस को पकड़ो, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, बी अवेयर ऑफ योर थॉट प्रोसेस, बी कॉन्शियस। द वर्ड इज बी कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है जगे रहो। और पूरी की पूरी जीवन एक ही बिंदु पे टिका है कि आप कितने सजग हो। आप कितने सजग हो, आप अपनी वाणी के प्रति कितने सजग हो, आप अपने कर्मों के प्रति कितने सजग हो, आप अपने व्यवहार के प्रति कितने सजग हो। तीन तो चीज है ना। रविशंकर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक तौर पे लोग, मैं भैया का आदमी हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं फला हूं, मेरा फला परिचित है, ये ज्यादा चलता है। इसके रोकने के लिए पहल करना पड़ेगा। अनुशासन नहीं है, ये तो मालूम है। इसीलिए हम लोग एक एक दिन में 4-4, 5-5 मौतों की, 4-4, 5-5 दुर्घटनाओं की खबर बहुत दलित होके छापते हैं। उसको इस तरह की घटनाएं, इतने नए नौजवान लड़के जो है दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं। तो उसके लिए वो तो है, अनुशासन जो है वो बच जा रहा है। जो नहीं है उसके लिए क्या क्या पहल और हो सकती है, इस दिशा में वो एक पहल और कार्य योजना बने, ये हम लोग का मंशा था। देखिए, ये तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मतलब एक तो 100 में से 1, 2, 3, 4 कॉल आते होंगे, 100 में से 100 कॉल आते हैं। नंबर 1, एनफोर्समेंट बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। आप कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 फोन कॉल्स आएंगे, थोड़ा सा उसको। और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये बात जो है वो जनप्रतिनिधियों की भी समझ में आ जाती है कि एक नेगेटिव जो है वो नैरेटिव उनके खिलाफ भी बन सकता है। व्यवहारिक समस्या है, इसको मैं नकार नहीं सकता। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है कि जहां आप एनफोर्समेंट स्ट्रिक्टली करते हो और अगर आप जनप्रतिनिधियों से चर्चा करोगे तो इसका एक समाधान निकल सकता है। फोन करने वालों की संख्या बहुत सीमित है, लेकिन एनफोर्समेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूं मैं। ट्रेनिंग के दौरान सिंगापुर की यात्रा में थे हम लोग 1 सप्ताह। और एक
गाड़ी एक जगह रुकी और एक जगह जो है जलपान की व्यवस्था हुई। जलपान की व्यवस्था के बाद में कुछ पॉपकॉर्न हम लोग खरीदे और पॉपकॉर्न लेके अब गाड़ी में बैठने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो उस दुकान वाले ने हमको कहा कि आप कृपया करके इस पॉपकॉर्न को इस परिसर से बाहर नहीं निकालो, क्योंकि वो सामने जो कैमरा दिख रहा है वो आपको रिकॉर्ड करेगा और $500 का जुर्माना है इसके ऊपर। तो उन्होंने कहा आपको जो खाना है वो खाओ, गाड़ी में बैठ के खाने की इजाजत नहीं है सिंगापुर में, तो आपको उस नियमों का पालन करना पड़ेगा। और सिंगापुर को जिन्होंने बनाया, ली कुआन यी, कहते हैं कि उनको भी एक बार जुर्माने का सामना करना पड़ा। मछुआरों के देश से सिंगापुर आज जो बना है, उसको बनाने वाले व्यक्ति, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता होगा, उस व्यक्ति को भी एक अकारण, मतलब एक अनायास उनकी मतलब गलती से उनसे गलती हुई तो उसके ऊपर भी उनको जुर्माना सहना पड़ा था। राष्ट्र का निर्माण ऐसे ही होता है, देश का निर्माण ऐसे ही होता है। और अगर मैं किसी जिम्मेदार पद में बैठा हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा कोई फोन कॉल ना करूं, ऐसा कोई फोन कॉल ना करूं कि जहां पे अगर कोई नियम टूट रहा है उस व्यक्ति को बचाने के लिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, सामाजिक और सार्वजनिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं गलत काम के लिए फोन कॉल ना करूं। इतना तो मैं स्वयं कर सकता हूं, ताकि सामने वाले पे किसी प्रकार का जो है वो अनैतिक दबाव ना पड़े कि वो गलत चीजों को जो है वो सपोर्ट कर सकें। और सख्ती तो करना पड़ेगा। अब मतलब पूरा है ना, घुमा फिरा के बाद एक ही चीज पाई जाती है कि अगर चलाना पड़ेगा, कि अगर उससे मैं सहमत हूं। और दूसरा ये कि मैं खुद नियमों का पालन करूं और मैं किसी ऐसे चीज को प्रमोट ना करूं। अगर मैं अधिकारी हूं या मैं जनप्रतिनिधि हूं या मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं या मैं चैनल का हेड हूं या मैं पत्रकारिता में कुछ कर रहा हूं, तो मैं ऐसी चीजों को ना करूं, क्योंकि मैं समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समाज का आईना हूं, समाज का 1 2 3 4 स्तंभ हूं। तो मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो मैं एक नेगेटिविटी को प्रमोट करूं। हो सकता है कि मैं बोलूंगा कोई हेलमेट नहीं पहना है, यार मेरा परिचित है छोड़ दे, मैंने उसको छोड़ दिया और वो थोड़ी दूर गए, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। जिम्मेदारी किसकी? चलिए, मेरे भी जेहन में एक ऐसा ही वाकया है। जब मैं हैदराबाद में था, रामोजी फिल्म सिटी में, ईटीवी में, तो मेरा ट्रांसफर रायपुर हुआ। तो मेरा पहला जो मैंने कवरेज किया वो रोड एक्सीडेंट की खबर थी। हुआ ये कि सीएम हाउस के पास में एक सिंधी समाज का लड़का था, युवक था, एकलौता बच्चा, वो रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया। मैं उसके घर पे गया। घर का माहौल बहुत शोकाकुल था। पहली रिपोर्टिंग मेरी थी, फील्ड की, डेस्क पे काम किया था। तो मेरे कैमरामैन थे रविंद्र नागलकर जी, आज भी वो कैमरा चलाते न्यूज 24 में। तो डर रहे थे कि ये बच्चा क्या क्वेश्चन कर लेगा, नया नया है। तो मैं उनसे भावुक होकर पूछा कि अगर आपका बच्चा हेलमेट लगाए रहता तो शायद आपके बीच में होता। तो वो पेरेंट्स बोले, हाँ आप सही कह रहे हो कि अगर वो बच्चा हेलमेट लगाया होता तो शायद हमारे बीच में था। वो रोते हुए उसने सवाल का जवाब दिया। तो जिनके बीच के लोग जाते हैं, जिन्होंने अपना चिराग खो दिया, वो जानते हैं कि सड़क सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण विषय है। जिस वाक्य का जिक्र आपने सिंगापुर का किया, मेरे भी जिंदगी में एक ऐसा, लेकिन मैंने भी कई देशों का दौरा किया, उसमें मैंने देखा कई देशों में हॉर्न नहीं बचाया जाता, लोग अपने लेन में चलते हैं। इस तरह की बहुत सारी कमी है ट्रैफिक रूल्स की इंडिया में, जिसको फॉलो नहीं किया जाता। रविशंकर जी, हॉकिंग जो है ना, आदत है भारतीयों को अनावश्यक आवाज ज्यादा करने की। हॉकिंग मतलब रेड से ग्रीन हुआ, झा झा। अरे भाई आप थोड़ा सा वेट करो, सामने वाला जो है वो ग्रीन हुआ है तो सड़क से पार करने के लिए तो वो कोशिश कर रहा है ना। मतलब आपको 2 सेकंड का भी जो है वो नहीं हो पाता है, इंतजार नहीं हो पाता है। और कभी भी जो है वो अनावश्यक बोलना और अनावश्यक हल्ला करना, ये कभी सूट नहीं करता, ना समाज को सूट करता है ना व्यक्ति को सूट करता है। अगर मैं अपना काम शांति से कर सकता हूं, भले ही बगैर सामाजिक न्यूसेंस पैदा किए, मतलब मैं इसको सड़क के चलने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूं कि अगर समाज अपना काम बगैर हल्ला मचाए, बगैर न्यूसेंस किए हुए अगर करे, तो एक बहुत ही मजबूत समाज का निर्माण हो सकता है। आप ही के प्रश्न के साथ में जो पहले रामावतार भैया भी प्रश्न कर रहे थे, मैं बहुत ही स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूं कि हमको स्वयं की और राष्ट्र की जिम्मेदारी लेनी होगी
हमको एक मजबूत नागरिक बनना होगा, एक्सक्यूजेस को छोड़ना होगा और हमको नियमों का पालन करना ही होगा। उसी बात पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि राष्ट्र का निर्माण कोई छोटा मोटा चीज नहीं है और 140 करोड़ लोग कोई कम नहीं होते और जिसमें कि 40% जो है युवा हो, तो उससे अच्छा तो कोई चीज हो ही नहीं सकता। हम तो अच्छा करके राष्ट्र को दिखा सकते हैं कि इतनी डेंस पॉपुलेशन होने के बाद भी एक राष्ट्र अपने पैरों पर, नियमों पर चलकर कितने मजबूती से खड़ा हो सकता है, उसका एक उदाहरण पेश किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको डिसिप्लिन्ड होना होगा। चलिए, डॉक्टर चंदन उपाध्याय जी हैं, उनके जहन में भी कुछ सवाल हैं। डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। मेरा कहना था कि जैसे हम बड़ी सिटीज में जाते हैं, इवन नजदीकी भिलाई में जाते हैं, तो वहां के जो ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं बहुत अवेयर और अलर्ट रहते हैं। ये स्थिति हमारे रायपुर में क्यों नहीं है? आप किसी भी चौक चौराहे पे देख लीजिए, आपको ट्रैफिक कांस्टेबल्स अगर वहां पर हैं, ट्रैफिक पुलिस अगर है, तो या तो वो किनारे पे खड़े हुए मिलेंगे या फिर वो पब्लिक को समझाते सिखाते हुए नहीं मिलते। लोग लेफ्ट टर्निंग तक पूरा पूरा फ्रंट पे कवर कर लेते हैं सिग्नल्स पे, और लेफ्ट जाने वालों को जगह नहीं मिलती। कुछ इधर ऑटो इस तरीके से आ जाते हैं कि सामने से होते हुए पूरा राइट टर्न लेते हैं, पूरे ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं। ये अगर उनको अवेयरनेस उनको दी जाए तो मुझे लगता है कि काफी हद तक सिग्नल्स के ट्रैफिक की समस्या सॉल्व हो सकती है। और एक आम धरना और भी है, मैं भिलाई और रायपुर को लेकर कहना चाहूंगा। जब भी कोई भिलाई जाता है तो वो सोचता है कि सीट बेल्ट लगा ले, नहीं तो जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े स्तर पे चालान कट जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी चालान हो चुका है, घर पहुंच जाता है सीधे। तो दुर्ग भिलाई की तरफ रायपुर से कोई भी जाता है तो उनको मालूम होता है कि इधर में थोड़ा सा ट्रैफिक को लेकर सख्ती काफी ज्यादा है। चलिए डी रविशंकर साहब। अभी तो एक नई चीज सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, शायद बताया होगा उन्होंने, वो ये कि अगर आप लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से सबसे कह रहा हूं मैं कि अभी शासन की ये योजना है कि अगर आप ट्रैफिक वायलेशन करते हैं और वायलेट करते हुए पकड़ते हैं, अब हर जगह जो है एएनपीआर और कैमरास लगते जा रहे हैं। ऑटो चालान जनरेट होगा, नियमानुसार आपको एक समय सीमा मिलेगी उसको पे करने की या अपना पक्ष रखने की कि आपने नियम तोड़ा नहीं है, इस कारण गलत चालान हुआ, या अगर आपने तोड़ा है तो चालान को पे करने के लिए समय, अगर उस समय सीमा में नहीं करते हैं तो वो पैसा अपने आप आपके खाते से कटेगा और शासन के खाते में आ जाएगा। तो इस कारण देखिए ऐसा है, डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न पूछा, क्या उस ड्राइवर को नहीं मालूम कि जब उसको राइट लेना है तो उसको सबसे राइट वाले लेन में खड़ा होना चाहिए, लेफ्ट की जगह राइट नहीं आना चाहिए? सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन सुंदरकांड की एक चौपाई में कहा है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। बच्चा भी अपने माता पिता से तभी तक प्यार करता है जब तक वो उनसे डरता है। जिस दिन वो डरना बंद कर देता है उस दिन प्यार कम हो जाता है। और बिल्कुल ये हर चीज प्रत्येक जीव पर लागू होती है। मतलब एनफोर्समेंट तो लास्ट रिजॉर्ट है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। मतलब भय बिन प्रीत एक तो है ही है। अब 3 दिन जब सागर ने रास्ता नहीं दिया तो रामचंद्र जी ने जब अपना धनुष उठाया सागर सोखने के लिए, तो फिर तब ये जो है वो बात आई थी, आपने जिस पंक्ति का उल्लेख किया है। हम लोग ये सोचते हैं कि उसका फिटनेस, अगर वो कमर्शियल व्हीकल है तो उसका परमिट, उसका लाइसेंस सब निरस्त हो जाना चाहिए। उसी की प्रक्रिया हम लोग आगे अपनाने जा रहे हैं। फाइन इतना ज्यादा हो, जैसे अभी काफी स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। जैसे आपको ख्याल में होगा कि जब पुणे में पोर्शे गाड़ी से एक नाबालिग ने कुछ लोगों को कुचल दिया, रोड एक्सीडेंट नाबालिग के द्वारा, जिसमें कि कुछ लोग मर गए थे, तो उनके माँ बाप को भी जेल हो गई थी, जबकि उनका अप्रोच बहुत स्ट्रांग था। हाँ, कानून के सामने सब एक बराबर होते हैं, वो एक अच्छा दृष्टांत है उसका। और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट से क्या हो सकता है वो भी एक अच्छा दृष्टांत है वो।
जहां तक संख्या, देखिए बार बार एक बार में चर्चा चल रही है, एक प्रश्न इसके पहले भी पूछा गया है कि हाईवेज में हमारे लोग दिखते क्यों नहीं है। इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेगुलेशन के लिए जो कांस्टेबल्स या जो हेड कांस्टेबल्स होने चाहिए उसकी संख्या बहुत ही सीमित है। एग्जाम्पल बताता हूं कि 2000 मतलब परिवहन विभाग में 210 कांस्टेबल्स स्वीकृत हैं, 210 का बल स्वीकृत है, हमारे पास 18 आदमी है, केवल 1818 आउट ऑफ 210। आउट ऑफ 210 वी हैव ओनली 18 फॉर द होल ऑफ स्टेट इन छत्तीसगढ़। तो एनफोर्समेंट, व्यक्तिगत एनफोर्समेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, और एनफोर्समेंट ऐसा किया जाए ताकि इंटरवेंशन वहां पे कम से कम हो और गड़बड़ी पकड़ा में आ जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कैमरास लगे हैं, कैमरास में मॉनिटर करो, हाई स्पीड में मॉनिटर कर लो और वहां से 5 किलोमीटर दूर उसकी गाड़ी को रोक लो और मैं उसको बोलूं कि बाजू खड़ी कर, अब तेरा लाइसेंस हुआ जब्त, इतनी फाइन हो गई, 2 घंटे की तू वहां पे एक वीडियो देख ले और उसके बाद ही यहां से निकलना। ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है। एक प्रश्न इन्होंने पूछा था कि जीडीपी का जो है वो 3% जो है वो लॉस हो रहा है, राजी ने पूछा था। वो इससे संबंधित भी है कि फ्लॉलेस जो है वो एक मोमेंट बनाया जा रहा है, माननीय गडकरी जी का है। भारत भर में कहीं पे भी रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैमरा स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज पे लगे जा रहे हैं ताकि वहां पे जैसे टोल में आप खड़े होते हैं, आपके पास में जो स्टिकर्स है ना, क्या बोलते हैं उसको, फास्टैग स्टिकर में आपके पास बैलेंस है, वहां से वो कट जाता है और आप जो है वो 2-3 सेकंड 4 सेकंड में उस टोल से निकल जाते हैं। अब वो 4 सेकंड को भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईवेज में कैमरा लग रहे हैं ताकि वो जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया अपने अकाउंट से अपने आप कटेगा। बात समझ रहे हैं आप? मतलब आपकी गाड़ियों में, हर गाड़ी में जीपीएस लगा है, हर गाड़ी में जीपीएस में आपका डिस्टेंस, एक इंडिविजुअल, उसका कार नंबर, उसका अकाउंट नंबर, उसके साथ सब चीजें लिंक रहेगी। जैसे आधार लिंकिंग है ना, सारी चीजें लिंक हो रही है। इसका मतलब आपने 200 किलोमीटर चले हैं तो 200 किलोमीटर चलने का जितना टैक्स होता है वो आपके खाते से कट जाएगा, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है और होना भी नहीं चाहिए। इंटरवेंशन की जरूरत ही क्या है, बार बार आपको रुकने की जरूरत क्या है? तो आपका तो सड़कें बनी रही इसलिए रहे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम ना, समय की कीमत है। मैं किसी जगह 10 मिनट अनावश्यक खड़े क्यों रहूं? मेरे समय की कीमत है, होनी भी चाहिए ताकि मैं फ्लॉलेस निकलूं ए से बी तक और उस रास्ते में मुझे जो पैसा देना अपने आप मेरे खाते से कटे और मैं आराम से चल सकूं। चलिए मैं एक सीट बेल्ट पे आना एक चाहूंगा बात बोलना चाहूंगा कि परिवहन विभाग से राज्य सरकार को इतना बजट मिलता है, उसके बावजूद भी मैं करीब 15-20 सालों से ये सुन रहा हूं कि यहां भर्ती होती ही नहीं है। जो यातायात के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की क्या पद मिलता ही नहीं है। क्यों ना आप सरकार की अभी तक इसमें प्राथमिकता क्यों नहीं आ रही है? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी, इतने ज्यादा होने लगे, फिर भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। अभी भी ये देखेंगे कि केंद्र सरकार की जो परिवहन नीति है उसी के पालन करने में ज्यादा रुचि है। तो इसमें थोड़ी सी राज्य की भी उसकी नीतियों में प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए, वो नहीं दिखता है। ये आज से नहीं है, अभी का नहीं है ये मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूं, छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही। रावत और भैया, पहला तो ये प्रश्न मेरे दायरे से बाहर है क्योंकि ये शासन और उसकी नीतियों का मामला है। इसमें सेक्रेटरी साहब कुछ बोल पाएंगे और मैं तो केवल इतना कह पाऊंगा कि किसी भी चीज के एग्जीक्यूशन के लिए मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैन पावर चाहिए, ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए मैन पावर चाहिए, किसी भी प्रकार के एनफोर्समेंट के लिए जो है वह मैन पावर चाहिए। और मैन पावर हम लोग अपनी डिमांड शासन को भेजते हैं और शासन को यह तय करना होता है कि भाई वो कितनी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करते हैं। लेकिन निश्चित है कि एनफोर्समेंट अगर कहीं करना हो तो मैन पावर की जरूरत तो पड़ती है।
चलिए, मैं एक आखिरी प्रसंग पे आना चाहूंगा। सीट बेल्ट का एक मसला, जिसमें नितिन गडकरी के मैं एक वाक्य को सुन रहा था कि वो किसी राज्य में गए थे, तो मुख्यमंत्री की गाड़ी में जब वो बैठे तो सामने ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। मतलब उनका ये कहना था कि जो नीति निर्धारण करते हैं पहले उनको फॉलो करना चाहिए। फिर उन्होंने डांटा भी कि तुम सीट बेल्ट लगाओ फिर गाड़ी चलाओ। फिर उन्होंने सीएम साहब को भी बोला। अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम जब महानगरों में जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो ड्राइवर बोलता है सामने वाले को कि सीट बेल्ट लगाओ, लेकिन पीछे वाले को नहीं बोलता। एक प्रसंग आपका भी है शर्मा जी, कि सीट बेल्ट को लेकर आपके भी जिंदगी में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें आप काफी आगे चले गए बॉनट पे। जी हेलो। दो चीजें कही आपने। सीट बेल्ट और हेलमेट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि गाड़ी चलाते समय, सॉरी टू इंटरव्यू ना, एक छोटा सा मतलब एक छोटा सा स्टेटमेंट याद आ रहा था तो करके मैं सोचा बोल देता हूं, फिर संजय को दूंगा। हम लोग अपने आप को महान समझते हैं नियमों को तोड़कर। हम लोग अपने आप को महान समझते हैं कि नियमों को तोड़कर देखो मैं कैसे नियम को तोड़ा और वो कुछ नहीं कर पाया। तो अपनी महानता जो है नियमों का पालन करके करें तो ज्यादा बेहतर है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। बहुत अच्छी बात है। अच्छे विचार है सर। आपने दो चीजें कही, एक सीट बेल्ट के बारे में। तो जैसा हम पर चर्चा कर चुके हैं कि केवल सीट बेल्ट और हेलमेट लगाने मात्र से सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु की संभावना 42 से 45% तक कम हो जाती है। ये WHO का सर्वे कहता है और इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। और जो आंकड़े हमने अभी सुने पहले से, उसको भी हम 30 से 40% तक कम कर सकते हैं इसको करके। दूसरी बात आपने कही कि सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट होता, पीछे वाले के लिए नहीं होता। और एक और तीसरी चीज कही कि मेरा भी एक उदाहरण है, तो मैं सबसे पहले उसी उदाहरण से बताना चाहता हूं। दंतेवाड़ा में मेरी पोस्टिंग थी और एक नक्सल ऑपरेशन में जा रहा था। मैं पीछे बैठा हुआ था। बोलेरो की जो सीट होती है, एक ड्राइवर की सीट, एक साइड वाली सीट, और सेंटर की जो सीट होती है उसमें अकेला बैठा हुआ था, लेकिन मैं बिल्कुल सीट सेंटर में बैठा हुआ था। एक्सीडेंट हुआ तो मैं बोनट में आ गया था। वो जो गियर होता है उसके ऊपर से ग्लास को फोड़ते हुए बोनट में आ गया था। ये मेरा उदाहरण है। 9 हड्डियां टूटी थी, 72 टांके लगे थे, 28 दिन रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में एडमिट था। और उसके पहले जब वहां से एयरलिफ्ट किया गया और एक सीआरपीएफ के डॉक्टर भी थे, और थोड़ा सी जैसे टेक ऑफ हुआ दंतेवाड़ा से, तो उन्होंने कहा कि रायपुर नहीं पहुंच पाएंगे और जगदलपुर में लैंड किया गया क्योंकि स्टेबल नहीं हुए थे। 4-5 घंटे में स्टेबल होने के बाद में फिर से फ्लाई करके दूसरे हेलीकॉप्टर में रायपुर लाया गया। लेकिन क्या ऐसी सुविधा तुरंत हेलीकॉप्टर मिल गया, दूसरी गाड़ियां थी वो मिल गया, कितने लोगों को मिल पाती है? हमारे इष्टदेव गणेश भगवान जी भी जब उनके सर अलग हो गया था तो महादेव जो उनके पिताश्री थे उन्होंने दूसरे सर की व्यवस्था कर दी। यहां बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने किसी ऐसे बच्चे को जो हेलमेट नहीं लगाता, आपकी बात नहीं मान पाता, और उसके सिर में कुछ होता है तो उसके लिए भगवान महादेव की तरह से दूसरी सर की व्यवस्था कर सकते हैं? नहीं कर सकता है कोई। इसलिए सीट बेल्ट हेलमेट काफी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए प्रयास लगातार जारी हैं। अभी जो आंकड़े हम चालान वगैरह के बात कर रहे थे उसमें भी काफी अधिक चालान बिना हेलमेट के हुए हैं। चालान ये गाड़ी चलाते समय लगाना, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना पुलिस पकड़ लेगी इसलिए नहीं करना चाहिए। नहीं करने पर उसका क्या असर हो सकता है मैंने आपको बताया। एक बहुत बड़े उद्योगपति की डेथ भी हुई। टाटा सन्स के आप पूर्व जो रहे हैं कर्ता धर्ता, उनका नाम सुना होगा, मिस्त्री, वो भी पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इस कॉन्क्लेव का सकारात्मक परिणाम मुझे तब समझ में आएगा ऑन ग्राउंड कि यहां जो बैठे हुए महानुभाव हैं, अधिकांश लोग संभवतः कार में आए होंगे, वो पीछे भी बैठे होंगे, तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी, परिवारजनों को भी प्रेरित करें कि सीट बेल्ट लगाएं। उदाहरण मैंने 2 दे दिए आपको, और इसी प्रकार से हेलमेट लगाने के लिए भी प्रेरित करें। हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब भी बैठे हुए हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी के। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा
कि वो एक ये चीज कर दें कि उनके कैंपस में जो भी स्टूडेंट आते हैं वो बिना हेलमेट के एंट्री नहीं होगी। मेरे ख्याल से अभी हो भी रहा है। तो ऐसे सारे संस्थान कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने, जैसा सर ने भी कहा कि इन्फोर्समेंट के लिए लोग कितने हैं, स्वानुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वानुशासन के लिए संवेद प्रयास करने होंगे, मुझे भी, आपको भी। सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो एक वातावरण जरूर निर्मित होगा और जो हम आंकड़े सुनते आ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। थैंक यू। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बात डी रविशंकर सर, चलते चलते इस मंच के जरिए। वो तो किशोर कुमार का गाना याद आ रहा है कि चलते चलते। मेरे जहन में वही आ रहा था गाना, शायद लगा कि टेलीपैथी मैच कर गई। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, जल्दी से आज समय अलविदा ना कहना। बजा सकते हैं ताली, अच्छी बात है, बजाना भी चाहिए, क्योंकि रोड सेफ्टी का तो मूल में यही है कि भाई, मतलब इसको समझने के लिए बहुत आसान है। बड़े सेठ थे और यात्रा करने जा रहे थे, उनकी जो है वो ट्रेन में यात्रा करने जा रहे थे, तो उनका नौकर उनका पूरा सामान लेके स्टेशन में खड़ा था। अब सेठ है, वो तो निश्चित है कि अगर 10 बजे की ट्रेन है तो 9:55 को ही पहुंचेंगे, जैसे आदत रहती है भारतीयों की। तो उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि ट्रैफिक जाम था, तो बेचारे 10 बजे पहुंचे। अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अब जाने को तैयार है, सिग्नल ग्रीन हो गया, तो उनका नौकर पूरा सामान एसी के कंपार्टमेंट में चढ़ा दिया। अब सामान चढ़ाते चढ़ाते नौकर भी चढ़ गया, उतने में ट्रेन छूट गई और नौकर गाड़ी के साथ निकल गया, और जब मां निकले होते वो प्लेटफॉर्म पे खड़े रह गए। तो इसलिए जीवन में ऐसी यात्रा नहीं करनी चाहिए जिसकी आवश्यकता नहीं है। और सड़क सुरक्षा के मूल में यही है, केवल एक ही चीज है। पूरी कहानी के जड़ में यह है कि भैया हमको अपने जीवन का स्टीयरिंग अपने ही हाथों में जिम्मेदारी के साथ लेना पड़ेगा। किसी भी बाहरी व्यक्ति, जैसे मान लो मैं यहां से अगर लंगड़ाते हुए आया, अगर कोई क्रच या अगर मान लीजिए लकड़ी लेके आया, तो आप लोग क्या बोल रहेंगे? सहारे पे आ रहा है, सहारे पे चल रहा है। दूसरों के सहारे पे चलने वाला व्यक्ति पैरासाइट, दूसरा व्यक्ति दूसरों के सहारे पे, दूसरे व्यक्तियों के सहारे पे, दूसरे पदार्थों के सहारे पे चलने वाले के जीवन को बहुत अच्छा थोड़ी कहते हैं हम। तो मैं अपने जीवन का निर्धारण स्वयं करूंगा। तो सिंपल सी चीज है, जीवन में सबसे आसान कोई चीज है तो नियमों का पालन करना है। सबसे मुश्किल लगता है नियम को तोड़ना। सबसे ज्यादा मेहनत तो बेचारी ये चोर लोग करते हैं, रात रात भर जगना पड़ता है, रिस्क रहता है कि कभी पकड़ा में आए, जेल जाना है। आसानी से चलने में क्या दिक्कत है? हम क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि हमें भारतीय होने का गर्व नहीं है, क्योंकि हमें नियमों में पालन करके आगे बढ़ के राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी लेने की ताकत नहीं है। इसलिए एक राष्ट्र जो 40% जिसमें युवा हो, मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं को कम से कम स्वेच्छा से करेगा। आज साधना चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, अपनी बात को यहीं समाप्त इसलिए इस रूप में करूंगा कि हमको एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई मेरे को बताए कि तुमको, और अगर मैं कोई चीज शुरू कर रहा हूं तो उस चीज को चलाने की पूरी काबिलियत हासिल करके, नियमों की जानकारी लेकर उसको मैं गाड़ी चलाऊंगा, पूरे नियमों से चलाऊंगा, अच्छे से चलाऊंगा, खुद नियमों का पालन करूंगा, दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। ये मेरा एक कमिटमेंट होना चाहिए। और ये अगर मेरे पास कमिटमेंट है हर इंडिविजुअल के पास में, तो हमारी सोसाइटी सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत बेहतर कर पाएगी, ऐसी मेरी आकांक्षा है। आप लोगों ने बुलाया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डी रविशंकर साहब आपका, और साथ ही संजय शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और इस खास चर्चा के विशेषज्ञों को
कोई महादेव अब फिर से नहीं आएगा और जरूरी नहीं कि कोई और सर आप तक पहुंच जाए। इसलिए बहुत जरूरी है हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना। बहुत ही अच्छा आह्वान उन्होंने किया। साथ ही एक आह्वान किया गया कि शैक्षणिक संस्थानों में यदि ये अनिवार्य कर दिया जाए कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट कंपल्सरी कर दें तो शायद सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता है। एक बहुत ही अच्छी पहल सरकार द्वारा की जा रही है, जो कि स्कूली स्तर पर की जा रही है। बच्चों को बताया जा रहा है कि उनके लिए वाहन कब जरूरी है और वाहन पर चढ़ने के लिए क्या नियम होंगे।